हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एनसीईआरटी लेट्स प्ले लेट्स चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं लोकेश पाराशर आपके लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ सामने आ चुका हूं, जो कि है अपनी क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट, जो कि थी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मीन्स यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कल तक हमने कुछ बातें पढ़ ली थी इसके बारे में कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया था, किस फीलिंग के साथ, मतलब कैसी भावना थी कि है ना यूरोप के राष्ट्रवाद को बताया गया। ऐसे फीलिंग होती है ना अंदर से कि अंदर से क्या आया, वही क्या आया। कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको सब कुछ बताया था उसके बारे में कि क्या आया। वो क्या आया क्या था? पहली थी फ्रेटर्निटी की फीलिंग, मतलब बंधुत्व वाली फीलिंग कि हम सब एक हैं, हम सब भाई बंधु हैं। दूसरी आई थी उसमें, जो कि थी नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब राष्ट्रवाद, मतलब एक साथ हैं, सब लोग जो भी हैं ना, सब नेशन है, एक ये एक पूरा राष्ट्र है जिसमें कोई ना कोई ऐसे कॉमन हिस्ट्री है, मतलब कि एक पुराना सबका एक इतिहास है जो कि सबका एक जैसा है, और कॉमन आइडेंटिटी है कि है ना वो लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं से लिंक करते हैं। वो लिंकिंग वे, चाहे उनकी लैंग्वेज हो, चाहे उनके पूर्वज हो, चाहे उनके मतलब कोई ऐसी हिस्ट्री हो जिसकी वजह से है ना वो सब लिंक कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था कल। आज हम उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं और आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखो, हुँ, कल तक मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जो रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट करने वाला कौन था? फर्स्ट था फ्रेंच। फ्रांस था जिसने है ना रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। लेकिन फ्रांस ने रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया तो कोई ऐसे पर्सन्स तो होंगे जिनका नाम ले सकते हैं हम। which which was start the revolution at the first and get the and start the war in front of the France। फ्रांस के सामने, फ्रांस की तरफ से खड़ा होकर उसने है ना लड़ाइयाँ लड़ी, उसने युद्ध लड़े। जैसे कोई तो होगा ना, तो उसमें हम सबसे बड़ा नाम है एक जिसे आप सबने सुना होगा, मुझे यकीन है। चाहे आपने ये चैप्टर्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो मुझे ज़्यादा मतलब नहीं, मुझे ये मतलब तो है कि आप लोगों को ये नाम पता होगा। ये नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन, याद करो, नेपोलियन बोनापार्ट। याद आया? नेपोलियन, कहते थे ना नेपोलियन। एक नाम याद हो आपको कि समुद्र का देवता एक तरह से कहा जाता था, कि जो है ना समुद्र में कभी हारा नहीं, ऐसी बातें थी ना नेपोलियन के बारे में कुछ। तो बस वही नेपोलियन हमें है ना पढ़ते हैं फ्रांस रिवॉल्यूशन में। ये नेपोलियन एक नॉर्मल, एक फ्रांस का है ना एक आर्मी का ऑफिसर था। लेकिन जब 1798 के अंदर रॉबेस्पियर है, जैकोबिन क्लब, सॉरी मतलब जैकोबिन क्लब और और डायरेक्टरी दोनों खत्म हो गए थे, तो उसके उनके खत्म होने के बाद आया था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने आते ही अपने आप को सबसे पहले डी फैक्टो बोला, मतलब उसने कहा कि मैं राजगद्दी को संभालने आया हूँ, इस पे राज करने नहीं आया हूँ। तो मुझे राजगद्दी संभालने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। अब आप सब लोग कौन? आप सब लोग मतलब सिटीजन्स, मतलब देश के नागरिक। नागरिक अगर सपोर्ट करेंगे तो वो राजगद्दी को संभाल सकता है। इसलिए उसने ये कहा कि मैं सिर्फ राजगद्दी को संभालने आया हूँ, मैं कोई राज करने नहीं आया हूँ। आपकी डेमोक्रेसी को, आपके लोकतंत्र को मैं है ना हटाने के लिए नहीं हूँ। लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं एक खिचड़ी पकी हुई थी कि वो डेमोक्रेसी को हटाएगा। अब बस उसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन इसका मन क्या था? इसके अंदर की क्या है ना ऐसी फीलिंग थी जो है ना ये किसी को दिखाता नहीं था। इसके अंदर की फीलिंग थी एक डेस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। ये चाहता था कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसको है ना डेस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको मिटा दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए ऐसे डेमोक्रेसी को। ये किसकी चाहत थी? ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की चाहत। फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने है ना एक कोड बनाया था। ये कोड जो था ना, ये बनाया था सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से, जिसे है ना 2 नाम से बोला जाता था। एक तो बोला जाता था सिविल कोड 1804 और एक बोला जाता था नेपोलियन कोड। अब मैं ये 1804 अपन याद कैसे रखें? देखो, 1804 ऐसे कि जब नेपोलियन आया था,
तो आया तो ये 1798 में था, लेकिन आने के बाद इसने 1798 में आने के बाद अपने आप को सिर्फ़ राजगद्दी सँभालने वाला बोला। अब राजगद्दी सँभालने वाला मतलब कि है ना, ये हम पे राज नहीं करेगा, ऐसी सोच लोगों की बन गई और 6 साल इसने अपनी पकड़ इतनी मज़बूत कर ली ना फ्रांस के अंदर कि फ्रांस में कोई भी नेपोलियन के अपोज़िट में बोलने वाला ना बने। इतना ज़्यादा इसने फ्रांस को अपने कब्ज़े में कर लिया। अब इस तरह से कब्ज़े में कर लिया, मतलब सीधी बात है कि अब क्या हुआ? अब क्या हो सकता है ऐसे में? अब ऐसे में सिर्फ़ एक बात हो सकती है कि भाई नेपोलियन है ना राजा बनना है। तो 1804 में 1804 में नेपोलियन ने खुद को अपने आप को राजा बताया कि मैं आज से फ्रांस का राजा हूँ और मैं है ना इन स मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा था वो आशावादी था और सबसे बड़ी उसकी अच्छी बात ये थी कि है ना उसको चाहत बहुत थी। वो ये चाहता था कि वो सिर्फ़ फ्रांस में समेट के नहीं रह जाए। वो है ना फ्रांस के आस-पास के जितने भी अदर लैंड्स हैं ना, उनको अपने कब्ज़े में कर ले और मैंने ये आपको वर्ड बताया इम्पीरियलिज़्म कल बताया था ना इम्पीरियलिज़्म मतलब राजा के राज का शासन मतलब राजा का शासन चल रहा है यहाँ पे, है ना? उसे कहते थे इम्पीरियलिज़्म, ठीक है? तो इम्पीरियलिज़्म जैसी भावना, इम्पीरियलिज़्म की सोच थी किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। समझे ना? तो नेपोलियन बोनापार्ट की ये सोच थी। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है ना नेपोलियन कोड और जिसे हम कह सकते हैं सिविल कोड 1804 इसमें है ना क्या-क्या बातें कही थी? इसने कही थी कुछ जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब सबको है ना इक्वलिटी मिलनी चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो है ना मतलब किसान हो और चाहे वो है ना कोई शूद्र हो या फिर चाहे वो कोई राजा हो। हर कोई को बराबरी मिलनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ। सोचने में कितनी अच्छी बात लगे ना कि कितना अच्छा काम किया, सच में। सोचो यार, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि है ना पहले कभी है ना फ्रांस में देखा नहीं गया था, वो इसने लाया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। फिर इसने क्या किया और दूसरा, इसने प्रॉपर्टी सिक्योर करी और गिल्ट रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। अब जैसे कि कोई है ना किसान था जिसने लोन ले रखा था, अब लोन लेने के बाद वो चुका नहीं पा रहा है, तो उसके पे है ना वो लोन का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट तो ब्याज बढ़ता जा रहा था। अब उस ब्याज जैसी चीज़ को उसने नेपोलियन ने हटा दिया, उनके इंटरेस्ट को हटा दिया और साथ ही साथ में लोन को भी माफ़ कर दिया। तो ऐसी ही जब चीज़ें करी नेपोलियन ने, तो वो उसकी बात कहलाई गई कि ये सिविल कोड ऑफ 1804 के अंतर्गत है या फिर नेपोलियन कोड के अंतर्गत है और इसमें इसने प्रॉपर्टी को सिक्योर किया है। मतलब जो भी है ना लोगों की प्रॉपर्टी थी उन सबको सिक्योरिटी दी है, साथ ही साथ में गिल्ट रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। गिल्ट रेस्ट्रिक्शन मतलब कि अगर आप है ना समय पे पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो आपका जो ब्याज है वो माफ़ है। ठीक है ना? ऐसा काम किया था नेपोलियन ने। इसके बाद क्या किया? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे काम किया। मतलब कि उसने है ना ट्रांसपोर्ट पर अब ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं अपन हिंदी में? जैसे परिवहन, सही है? वाहन संचालन पर है ना और साथ ही साथ में बातचीत पर काम किया था कि कैसे हम है ना बातचीत को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेटर्स को भेज रहे हैं, लेटर्स की जगह क्या और ला सकते हैं, जिससे कि है ना बातचीत ईज़ी हो जाए, अच्छी हो जाए। फिर इसने काम किया स्टैंडर्ड वेट एंड मेज़रमेंट मतलब जो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि एक जगह पर एक ही देश के अंदर कई राज्य होते थे। अब वो राज्य अपनी अलग भाषा, अलग उनकी मुद्रा मतलब करेंसी और अलग ही उनकी वेशभूषा, इन सब की वजह से वो सब अलग थे। तो ऐसे में है ना, एक व्यापारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। तब नेपोलियन ने है ना, इस चीज़ को भी मीज़र कर दिया, एक वेट में बाँध दिया कि है ना, अब से सब कुछ बराबर रहेगा, पूरे देश में एक ही भाषा बोली जाएगी और साथ ही साथ में करेंसी भी मतलब मुद्रा भी कई एक ही होगी। तो स्टैंडर्ड वेट एंड मेज़रमेंट ये कर दिया था नेपोलियन ने। आखिर में क्या किया? एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड कॉमन करेंसी। देखो, ये आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। आप सोचोगे कि जब नेपोलियन है ना अपने आप को राजा मान के बैठ चुका था, तो राजा मान के बैठने के बाद तो नेपोलियन खुद राजा हो गया अब ये। अब राजा क्या चाहता है? वो तो फ्यूडल सिस्टम को बढ़ाना चाहेगा और फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम राजशाही वंश है। जो राजा का वंश दिखाई कि राजा ही राजा बनता रहेगा।
राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ऐसे करते-करते सब हर बार राजा ही राजा बनेगा। तो ऐसे में ये फ्यूडल सिस्टम को हटाने की बात कैसे कर सकता है? कॉमन करेंसी तो चलो मानी कि फ्रांस की एक कॉमन करेंसी बना दी, लिवरे बना दी। किसने बना दी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। लेकिन साथ ही साथ में ये फ्यूडल सिस्टम को कैसे हटाने की बात कर रहा है, जबकि ये खुद राजा है? ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपके दिमाग में। ये बात ऐसे कर रहा है कि ये अपने आप को राजा नहीं मानता, सिर्फ़ इसने अपने आप को एक पोस्ट के नाम पे डाल दिया कि है ना मैं राजा हूँ, क्योंकि आप मानिए अभी है ना एक इंसान, आप जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल वे में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप लोगों के लिए क्या है कि अभी मैं सिर्फ़ पढ़ा रहा हूँ और मैं क्या हूँ, मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ जो कि है ना ट्राई कर रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाने की। अब लेकिन अगर उसी जगह पर एक आईएएस ऑफ़िसर आपको पढ़ाए यूट्यूब पर ऑनलाइन, तो आप उसकी वीडियो तो बिल्कुल देखोगे ना। तो एक पोस्ट मिल जाती है ना उसे, जो पोस्ट उसकी बिहाफ़ में ये कहती है कि ये सामने वाला जो है बड़ा ट्रस्टेबल इंसान है, बड़ा मेहनती इंसान है, हार्ड वर्कर है, सब कुछ है, ये बहुत शानदार इंसान है। तो वही पोस्ट नेपोलियन ने है ना किंग की पोस्ट को माना, किंग राजा की पोस्ट को माना और अपने आप को राजा बोल दिया। और राजा बोल कर के इसने है ना फिर भी फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया कि मैं राजा तो हूँ, लेकिन मैं राजशाही वंशों के लिए नहीं हूँ। मैं राजा सिर्फ़ इतना हूँ कि मुझे अपनी पूरे देश के वासियों को एक करना है, सबको है ना एक भाषा में बाँधना है, सबके लिए एक करेंसी, एक मुद्रा जारी करनी है और सबके हित के लिए काम करना है। ये काम किया था नेपोलियन ने, ठीक है? अब ये बात तो हमने देख ली कि नेपोलियन ने काम क्या किया, लेकिन नेपोलियन के लिए क्या बातें थी? अब देखो, नेपोलियन का काम ठीक है, अच्छा है, लेकिन है ना कई लोग भी तो हैं जो नेपोलियन के है ना लिए बात करेंगे कि नेपोलियन कैसा है, क्या काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। तो ठीक है, ऐसी-ऐसी बात तो आनी चाहिए ना। कई लोग जैसे कि 10 लोग हैं, नेपोलियन काम कर रहा है अपना, नेपोलियन ने ये है ना सिविल कोड ऑफ 1804 बना दिया और इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। अब तो नेपोलियन कोड के बारे में इसने काम तो कर दिया, लेकिन बात कौन करेंगी? आम जनता करेगी, पब्लिक करेगी। तो पब्लिक ने बात कही that he was the he was the harbingers of freedom। इन लोगों ने मतलब सिटीजन्स ने कहा, लोगों ने कहा कि है ना जो ये नेपोलियन है ना, ये हार्बिंजर ऑफ फ्रीडम है। मतलब ये जहाँ भी जाता है वहाँ पे है ना आज़ादी आज़ादी दिलाता है। जहाँ जाएगा वहाँ आज़ादी लाएगा। ये बात कही थी इन्हीं लोगों ने। किसके लिए? किस ये बात कही गई थी नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। 1 नंबर में बहुत सीधा-सीधा क्वेश्चन बन रहा है ये। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन कि व्हाट टॉक डिस्कस्ड बाय द नॉर्मल पीपल्स और सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस। ये सीधा क्वेश्चन बना ना आपके लिए कि फ्रांस के लोगों के दिमाग में क्या बात थी? क्या-क्या बातें कही गई थी अबाउट द नेपोलियन के बारे में। ठीक है ना? तो ये सीधे में अपन कह सकते हैं ही वाज़ द हार्बिंजर्स ऑफ द फ्रीडम कि नेपोलियन हार्बिंजर है फ्रीडम का। नेपोलियन जहाँ भी जाएगा ना एक देवदूत की तरह जा कर के वहाँ पे आज़ादी लाएगा। जहाँ जाएँगे वहाँ पे आज़ादी लाएँगे, नेपोलियन के बारे में ये बात कही गई नॉर्मल सिटीज़न्स के द्वारा। अब लेकिन इसने कुछ गलतियाँ की। वो गलतियाँ क्या थी? ही नॉट गिव पॉलिटिकल फ्रीडम। इसने पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया। मतलब कोई भी है ना नेता बनने के लिए उठ के आएगा और कहेगा कि अब मैं भी इलेक्शन लड़ूँगा, मैं आपकी जगह पर बैठने की मैं भी कोशिश करूँगा, तो उसको ये हक नहीं है। ये राइट्स नहीं है कि तुम मेरी जगह पर आके बैठ सको। मतलब नेपोलियन कह रहा है कि तुम्हें ये राइट नहीं है कि तुम मेरी जगह पर आकर मेरे से है ना लड़ाई कर सको कि है ना देश को राज्य कौन सँभालेगा, देश को कौन आगे बढ़ाएगा, देश के लिए काम कौन करेगा। ऐसी आपको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। फिर दूसरा गलत काम क्या किया इसने? सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप क्या है ये सेंसरशिप? ये सेंसरशिप का मतलब ये है कि है ना, ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, जो उनके अंदर की है ना बातें हैं, उनको अखबार में दिखाना और ड्रामा करके है ना उस मैसेज को पब्लिक तक पहुँचाना, ड्राइंग बनाना और ड्राइंग बना के पब्लिश करना और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स पर भी आना। रेडियो वगैरह जो न्यूज़ चैनल्स थे वो रेडियो बोल रहा हूँ मैं अभी इस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त में रेडियो ही थे न्यूज़ चैनल्स में। तो रेडियो वगैरह हर चीज़ पे इसने कब्ज़ा कर लिया था। अब इसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो धुन थी, मतलब एक राइट था, एक अधिकार था, मूल अधिकार,
उस अधिकार को छीन लिया। किसने छीन लिया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। समझे ना? अब अच्छे काम तो क्या किए, और सब अच्छे काम किए थे उसने, लेकिन 2 गलत काम क्या किए, सॉरी 2 गलत काम नेपोलियन ने ये किए कि नेपोलियन ने सबसे पहले तो सेंसरशिप लागू कर दी। लोगों को बाँध दिया कि है ना तुम अपने जो भी मन के व्यूज़ हैं, मन की बातें हैं, उनको है ना बिना मेरी परमिशन के पब्लिकली नहीं कर सकते। दूसरी बात इसने क्या कही? दूसरी बात इसने कही कि है ना तुम जो भी मतलब तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एक बात, तुम मेरे अपोज़िट में अपनी कोई पार्टी नहीं बना सकते और ना ही मेरे बराबर में आने की सोच सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये 2 चीज़ गलत कर दी, जिसकी वज़ह से है ना नेपोलियन के अपोज़िट में कई लोग खड़े हो गए थे। अब एक चीज़ इसकी और क्या थी कि इसको लोग क्या कहते थे? ही वाज़ द हार्बिंजर ऑफ द फ्रीडम, मतलब जहाँ जाएगा वहाँ पे आज़ादी लाएगा। कौन लाएगा? नेपोलियन लाएगा। तो ये बात याद रखें, ठीक है? अब मैंने आपको एक छोटा-सा मैप बना के दिखाया है ये। इसमें देखो ये जो साइड है, ये है यूरोप की साइड, ये है यूरोप, ठीक है ना? इस यूरोप को ध्यान से देख लें। इस यूरोप को देख कर के अब इधर आ जाओ। थोड़ी लाइट पड़ रही है, इसको कैसे कुछ करके हटाया जा सकता है क्या भाई? अभी तो नहीं हो सकता। कोई नहीं यार, बाद में अपन ट्राई करेंगे और ज़्यादा ढंग से करने की, अब टेंशन ना लो, कुछ वक़्त की बात और है। हाँ, फिर अब ये सब चीज़ खत्म हो गई, ठीक है ना? क्या चीज़ खत्म हो गई? नेपोलियन की बातें अब खत्म कर देते हैं हम। नेपोलियन के बारे में हम जान गए क्या-क्या नेपोलियन ने अच्छा काम किया, उसने क्या-क्या गलतियाँ की और उसके बारे में लोगों की क्या सोच थी। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। टेलीग्राम पे जॉइन हो जाना आप लोग, क्योंकि आप लोग जॉइन नहीं होते टेलीग्राम पे जॉइन नहीं होगे ना, तो आपके लिए थोड़ा बुरा ही है उसमें, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं है ना आपको नोटिफ़िकेशन डालता रहता हूँ, साथ ही साथ में अब है ना जल्द से जल्द मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लाया करूँगा कभी ना कभी उस पर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे आपसे और वो क्वेश्चन लिखने को दिया आपको, कभी पेपर डाल दिया आपको मॉक टेस्ट के, तो ऐसी सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, करने वाला हूँ। तो जॉइन होइए जल्दी से जल्दी। अपने टेलीग्राम के चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ में उस टेलीग्राम पर अगर आप लिंक से नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सिर्फ टेलीग्राम पर सर्च मारें लेट्स फील आर्मी के नाम से, जो कि आपको नाम नीचे दिख जाएगा, उसे सर्च मारें, आप टेलीग्राम को ढूँढ लोगे। सेम लोगो लगा रखा है अपन ने, ठीक है ना? हाँ, अब ये सब आपने नेपोलियन के बारे में जान लिया। अब नेपोलियन के बारे में ये सब बात जान कर के फिर अब मिड 18th सेंचुरी, नो नेशन स्टेट इन यूरोप। 18वीं शताब्दी में, मतलब 18th सेंचुरी के अंदर कोई भी है ना नेशन स्टेट नहीं थी। राष्ट्र, एक सिंगल राष्ट्र नहीं था। अब वो राष्ट्र नहीं था, मतलब क्या बात हो गई कि है ना ये जो पब्लिक है, ये है ना सोच रही है कि एक नेशन स्टेट हो, लेकिन रियलिटी क्या थी? नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप इन 18th सेंचुरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था वो भी यही बताया था कल की क्लास में कि 18वीं सदी में कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। फिर ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप अंडर मोनार्की। अब इस मैप पे आ जाओ। देखो, ये मैप क्या कहता है? ये मैप का ईस्टर्न पार्ट कौन-सा है? इस मैप का ईस्टर्न पार्ट ये है ना ये वाला, ये। ये पार्ट है ना ईस्टर्न, तो इस पार्ट पर और इस पार्ट पर, इन दोनों पार्ट पर है ना क्या था? मोनार्क सिस्टम था। ये मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये यूरोप की बात है कि इतने बड़े हिस्से पर सिर्फ मोनार्क का राज था। मोनार्क मतलब राजा। राजा है ना अपने मन मुताबिक सब काम कर रहा था। कितने पार्ट पर? इस पार्ट पर। राजा अपने मन मुताबिक काम कर रहा था। लेकिन जो ये पार्ट था, इस पार्ट पे है ना कुछ और लोग थे, जैसे कि थोड़े बहुत जो अमीर लोग, जैसे कि आज के वक़्त में हम कहते हैं ना अंबानी, अडानी, ये ऐसे लोग है ना इस वक़्त में ये बचे हुए हिस्से पर, यूरोप के बचे हुए हिस्से पर, वेस्ट साइड के हिस्से पर राज कर रहे थे। तो देखो, ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप अंडर मोनार्की एंड नो कॉमन कल्चर under monarchy, and western Europe are under the small farmers और landlords etc. ठीक है ना? अब ये देखो, इसके बाद है ना एक हम केस स्टडी भी देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि नो कॉमन कल्चर एंड नॉट कलेक्टिव आइडेंटिटी आर अवेलेबल इन यूरोप। मैंने अभी बताया नेशन स्टेट क्या चाहती है? कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री। तो ये सब चाहती है, तो हिस्ट्री क्या लाती है? कल्चर भी लाती है, कल्चर दिखाती है देश का, और
हिस्ट्री के साथ-साथ ये कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ इस वक़्त में 18th सेंचुरी के अंडर में नहीं थी। नो कॉमन कल्चर एंड नॉट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी आर अवेलेबल इन यूरोप। यूरोप के अंदर नहीं थी। तो इसके ऊपर हम केस स्टडी पढ़ते हैं, मतलब कैसे नहीं थी? समझ गए, ठीक है, नहीं थी। इसका मतलब क्या है? किस तरह से ये नहीं थे? तो इसका मतलब है ना, ऐसे है कि एक एम्पायर है। जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे भारत में है ना, कैसे एम्पायर बने थे? एम्पायर जैसे कि मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था ना, मौर्यन एम्पायर, फिर मुगल एम्पायर, फिर दिल्ली सल्तनत एम्पायर। तो ऐसे हमने एम्पायर पढ़े हैं ना अभी तक। तो यही एम्पायर की हम एक स्टडी पढ़ते हैं, जो कि है ना यूरोप में था, जिसका नाम था हब्सबर्ग एम्पायर। नाम याद रखो, हब्सबर्ग एम्पायर। केस स्टडी ओनली आपको है ना दिखाने के लिए की जाती है कि है ना, जैसे कि एक रिपोर्ट हो, तो रिपोर्ट के थ्रू आपका है ना जो मटेरियल है वो है ना एक सफिशिएंट होता है। ठीक है? अगर कोई भी ऐरा-गैरा उठ के आपसे कह देगा कि है ना भारत के कानून में ये लिखा है, तो आप मानोगे थोड़ी। लेकिन वही इंसान के पीछे एक ठप्पा हो, मतलब जैसे कि वो एक टीचर हो, अच्छा प्रसिद्ध टीचर हो, या फिर वो इंसान है ना आपको किताब खोल के दिखा दे संविधान की, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप लोग उससे भी मानोगे ना। तो बस यही बात है कि जो हब्सबर्ग एम्पायर है ना, मतलब ये केस स्टडी है ना आपकी बुक्स में इसी वजह से दिए हैं कि आप है ना इन चीज़ों पे बिलीव करो कि उस वक़्त में ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। तो देखो, हब्सबर्ग एम्पायर की है ना एक केस स्टडी दी है। ये हब्सबर्ग एम्पायर अंडर है उसके मोनार्क सिस्टम के। अब मोनार्क कौन है उस वक़्त में? जैसे इस्लामिक धर्म था इस वक़्त में मोनार्क, तो इस्लामिक धर्म ने पता है इसमें ना कौन-कौन सी अलग-अलग सी जाति होती थी। मैंने आपको बताया कि जैसे रात को 2 राजा लड़ रहे हैं, अगले दिन एक हार गया, तो उसके राज्य में पता चला उसके लोगों को कि है ना आज हमारे राज्य को हरा दिया इस दूसरे राजा ने, तो आज हम पे ये राज करेगा। फिर अगले दिन है ना कुछ पता चला कि है ना फिर लड़ाई हो गई और फिर इस राजा को किसी और राजा ने हरा दिया, अब वो हम पे राज करेगा। तो ऐसी वजह से है ना ये एम्पायर्स तो बढ़ते थे, ये बड़े-बड़े राज्य हो जाते थे, बड़े-बड़े देश बन जाते थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी, कल्चर सब कुछ अलग होता था। तो देखो, हाब्सबर्ग एम्पायर भी एक ऐसा ही एम्पायर है। इसमें बोहेमिया के लोग भी थे, इसमें हंगरी के लोग भी थे। हंगरी जो जर्मनी के बिल्कुल नीचे टच है। इसमें अल्पाइन रीजन के लोग भी थे। देन सडेटनलैंड के लोग भी थे और साथ ही साथ में ऑस्ट्रियन भी थे, ऑस्ट्रियन लैंड के लोग। तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग तरह के लोग थे, तो मतलब कल्चर अलग-अलग, है ना? कल्चर बिल्कुल अलग-अलग हो गया, देश की लैंग्वेज अलग-अलग हो गई, करेंसी अलग-अलग हो गई। अब ऐसे में कौन-सा देश ऐसे चल पाए? ये चीज़ हमें है ना बताई कि 18th सेंचुरी में नो कॉमन कल्चर एंड नॉट कलेक्टिव आइडेंटिटी आर अवेलेबल। ये हब्सबर्ग एम्पायर के केस स्टडी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि है ना हाउ यू कैन से दैट नो कॉमन कल्चर नॉट अ प्रॉपर आइडेंटिटी नॉट अ कॉमन आइडेंटिटी आर अवेलेबल इन यूरोप इन 18th सेंचुरी, then how, why, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, then you say that no common culture and not a common identity are available in Europe because of we read the case study of Habsburg Empire. In the Habsburg Empire we can see or we will see that the Habsburg uh, empire have the various state have the various types of people in the empire, like Austrians, like Sudetenlands, like Bohemia and etc. तो ये आपने है ना क्वेश्चन लिख दिया, 2 नंबर का आराम से आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है। और इसमें 5 नंबर का दिया, तो केस स्टडी में आप ये बात मतलब केस स्टडी को भी डाल करके उसमें कुछ और पॉइंट भी अपने मन से जोड़ सकते हैं। मतलब सीधा क्वेश्चन ये बना कि क्या आप ऐसा क्यों कहते हैं कि है ना 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि हमने है ना केस स्टडी पढ़ी है एक हब्सबर्ग एम्पायर की, जिसमें कई तरह के लोग शामिल थे, जैसे कि ऑस्ट्रियन लोग और जैसे कि बोहेमिया के लोग, जैसे कि सडेटनलैंड के लोग और एक्सेट्रा टाइप के लोग, है ना? बस ये आपका क्वेश्चन जिसका ईज़ी आंसर बन जाता है इस केस स्टडी को अगर आपने शो कर दिया तो। अब इसके बाद दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये सब अलग-अलग भाषाएँ जानते हैं क्योंकि इन ये अलग-अलग राज्य से हैं, तो दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस।
ये लोग है ना बोलते थे अलग-अलग भाषा। ऑल रिलेटिव्स ऑफ द किंग, ये सब है ना राजा के रिलेटिव से, मतलब राजा से रिलेट करते थे। ये सब जैसे कि बताया मैंने आपको, नौकर चाकर टाइप के थे। ये समझते थे राजा को खुश करो, हमें मिलेंगे मावे, पेड़े, ऐसी ऐसी चीज हमें मिलेगी अगर हम राजा को खुश करेंगे। अब बस उसी होड़ में है ना ये राजा को खुश करने में लगते थे। तो नेशन स्टेट तो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि नेशन स्टेट में एक बात ये भी थी कि हमें चाहिए सिटीजन, हमें राजा के चमचे नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिटीजन्स, ठीक है? अब इसके बाद ये सब बात भी खत्म हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेशन स्टेट की रुकावट में है ना, मतलब 18th सेंचुरी में कौन-कौन सी बढ़-चढ़ के ऐसे लोग आए जो कि है ना देश के लिए कुछ करने के लिए सामर्थ्य थे, मतलब देश के लिए कुछ कर रहे थे। ऐसे 2 तरह के लोग थे हमने देखे। एक थे अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर लोग, जो कि है ना राजशाही वंश से कहीं न कहीं से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि राजा के दोस्त हो गए, राजा के घरवाले हो गए, राजा के पड़ोसी हो गए, मतलब पड़ोसी तो नहीं, राजा के सगे-संबंधी हो गए, तो रिलेटिव्स वगैरह, ऐसे लोगों को अरिस्टोक्रेसी कहा गया है। और एंड दी न्यू मिडल क्लास, और इसी वक़्त में है ना एक नया शब्द आया था मिडल क्लास का। ये मिडल क्लास कौन थे? जो कि ट्रेडर्स थे, जो कि आज के वक़्त के अडानी, अंबानी या फिर टाटा, ऐसे जो भी हैं, ये लोग थे न्यू मिडल क्लास के लोग, ठीक है? अब अरिस्टोक्रेसी की क्या बातें थी? अरिस्टोक्रेसी क्या थी ये? क्या-क्या सोच की थी इसकी? देखो, हर चीज़ इसमें सोच से रिलेटेड बनेगी। अगर आप हर किसी का माइंड पढ़ सकें, तो आपके लिए सब ईज़ी है ये। अरिस्टोक्रेसी है ना कम थी, बहुत कम थी अरिस्टोक्रेसी, लेकिन अरिस्टोक्रेसी के पास सोशली एंड पॉलिटिकल पावर ज़्यादा थी। सोशली पैसे थे उसके पास, काफ़ी बड़ मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था उसके पास, तो वो है ना कैसे भी स्पेंड कर देती, और अपने आप को सोशली और पॉलिटिकली किसी को भी मतलब पैसे खिला करके, अमाउंट खिला करके वोट उसके खरीद खरीद लेती। तो सोशली और पॉलिटिकली पावर आ गई इसके पास। सेकंड, यूनाइटेड अंडर कॉमन वे ऑफ लाइफ, वो सबकी कॉमन वे ऑफ लाइफ थी। वो सब लोग जैसे गाड़ियों में घूमते थे, उनके पास घोड़े थे, उनके पास बड़े-बड़े बंगलो थे, उनके पास है ना चमचमाती ऐसे काँच के घर थे, और कई ऐसी चीज़ें थी जो कि है ना उनके पास ऐसे प्रॉपर थी कि जो भी अरिस्टोक्रेसी है, जो भी अमीर इंसान है, जो भी राजा से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है, उसके पास होना अनिवार्य है, उसके पास होना कंपल्सरी है। अगर नहीं है, तो आप है ना फिर मतलब अरिस्टोक्रेसी में नहीं आते। तो इसलिए कहा गया यूनाइटेड अंडर कॉमन वे ऑफ लाइफ, सबकी एक तरह की जीने की भावना थी, सबकी एक तरह की जीने के तरीके थे। फिर ऑन एस्टेट एंड टाउन हाउस इन कंट्री साइड, मतलब कि है ना जैसे कि ये मानो ये कंट्री है, ठीक है? इसमें इंक खत्म हो गई है बस। अभी तो देखो ज़रा, ये कंट्री है, ठीक है? अभी आपको दिख रही होगी मुझे यकीन है। तो इस कंट्री में है ना ये एक छोटा-सा एरिया, इधर से 2 तरह से ऐसे एरिया काट लिए मैंने। अब इस एरिया में है ना इन लोगों का घर है। इन लोगों का ऐसे कंट्री साइड में घर बना रखा है इन्होंने, जिसमें आलीशान तरह से रह रहे हैं, और साथ ही साथ में इनकी एक स्टेट है, जो कि है ना अरिस्टोक्रेसी की स्टेट हम सेकंड स्टेट को कहते थे। तो सेकंड स्टेट इनकी ही है, जिस पे है ना ये पूरा के पूरा राज कर रहे हैं। पूरे देश पे राज कर रहे हैं सेकंड स्टेट के नाम से। तो देख लिया, ऑन ई स्टेट खुद की एक वर्ग था, खुद का एक ई स्टेट था, जिस पे है ना टाउन जो है ना अपने मन से टाउन हाउस बनाते थे कंट्री साइड में। कंट्री के साइड के एरिया में, देश के बिल्कुल साइड के एरिया में ये कहीं भी अपना है ना घर बना लेते थे, जहाँ पे इनका मन होता। स्पोक फ्रेंच, इनके अंदर है ना ऐसी भावना आ गई थी कि है ना हम अगर फ्रांस भाषा बोलेंगे तो हम लगेंगे कि हम अरिस्टोक्रेसी हैं, हम अमीर लोग हैं, हम राजा के संबंधी हैं, और यही भावना ने है ना फ्रांस की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। इसके बाद फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज, ये सब लोग है ना, अब जैसे कि एक अमीर लोग हैं, आज के वक़्त में भी आप देखते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करना चाहेगा, राजपूत राजपूत से, बनिया बनिया से, तो ऐसी सोच की वजह से है ना हम सब मानते हैं कि है ना हम सब एक-दूसरे के है ना कास्ट को आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं। ऐसे ही ये लोग भी करते थे। ये जो अरिस्टोक्रेसी थे ना, ये एक अरिस्टोक्रेसी दूसरे अरिस्टोक्रेसी के ही पास जाता था शादी के पर्पज़ से, कि है ना आपकी बेटी और हमारे बेटे के बीच में मैरिज करा दो, शादी करा दो। इससे क्या होगा? इससे आपकी बेटी और हमारा बेटा, हम ये तो साथ में होंगे, आप और हम भी साथ में हो जाएँगे, हमारी ताकत एक हो जाएगी।
तो ऐसी-ऐसी बातों से, ऐसे-ऐसे तरीकों से है ना मैरिज करा कर के वो सब लोग एक साथ रहते थे। अब ये थोड़ी है कि आप है ना कोई ऊँचे वर्ग के हो और आप है ना किसी नीचे वर्ग वाले से शादी कर लो अपने मन से। आप मतलब ऐसी एज में तो अपन ऐसे कर लेते हैं, लेकिन कोई अपने घर वाले थोड़ी कहेंगे कि कर लो भाई, है ना? तो यही सब चीज़ है ना अरिस्टोक्रेसी कहता था फैमिली को 2 फैमिली को कनेक्ट करने का काम करता था बाय मैरिज, शादी के साथ, शादी से संबंध बनाते थे एक-दूसरे से। अब पुअर और पीजेंट्स का क्या हाल था इस वक़्त में? तो देखो पुअर और पीजेंट का हाल था वेस्टर्न यूरोप फॉर्मर जो वेस्टर्न यूरोप था ना, ये वाला यूरोप, ये हिस्सा यूरोप का, इस हिस्से में है ना फार्मर टेनेंट्स मतलब फॉर्म्ड टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स जो स्मॉल ओनर्स थे और टेनेंट्स थे मतलब कि है ना जो लोन देने वाले लोग थे, तो ऐसे लोग है ना इस जगह पे राज कर रहे थे। किस जगह पे? वेस्टर्न यूरोप के अंदर और साथ ही साथ में ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप सर्व्ड कल्टीवेटेड लैंड्स जो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप था ना इस साइड का एरिया, ये है ना कल्टीवेटेड लैंड्स को देता था मतलब कि जहाँ पे है ना सबसे ज़्यादा उपज हो, जहाँ पर है ना हम प्रोडक्शन कर सकें कई चीज़ों का जैसे कि हम देखते हैं अपन कितनी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं लाइक व्हीट, मिलेट्स लाइक शुगर केन और कॉटन एक्सेट्रा तो ऐसी चीज़ों का हम उत्पादन करते हैं ना, ऐसी चीज़ों को हम उगाते हैं रुई और कपास, धातु वगैरह ऐसी चीज़ों को निकालते हैं हम ज़मीन से। तो ऐसी चीज़ों का उपज करता था वेस्टर्न और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ठीक है ना? ऐसी बात हमने पुअर और पीजेंट्स के लिए देखी। बस, आज का अपना यही लेक्चर है। काफ़ी छोटा किया है मैंने इस बार लेक्चर और धीरे-धीरे ऐसे ही करते अपन है ना कंप्लीट कर लेंगे अपने सिलेबस को। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो आपको? तो ये बताइएगा ज़रूर और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले एक बात, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपके एक-एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, क्या सुधार कर सकता हूँ, ये भी ध्यान से देखता हूँ मैं। तो ये सब देखिएगा और साथ ही साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो जाइए जिसका नाम है लेट्स फील आर्मी, ठीक है ना? जॉइन हो जाइएगा जिससे कि है ना हम सब है ना एक-दूसरे से कनेक्ट रहें और आगे चलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।